हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे 30 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके द रोमांटिक एज के बारे में, वो हमने डिस्कस किए थे। अब देखो, 30 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही बनते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, और अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन को लेके वरिड हैं, चिंतित हैं, तो मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन है कि आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अलग-अलग पीरियड्स के ऊपर बेस्ड अटेम्प्ट करेंगे, उतना आपका अभ्यास तगड़ा होगा। आप अपनी मेमोरी में इन चीज़ों को अच्छी तरह से स्टेबल कर पाएँगे। देखिए, एक बार हम लोग लिटरेचर के जो पीरियड्स होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के जो भी पीरियड्स हैं, उनको इन डिटेल डिस्कस कर चुके होते हैं। आप भी उनको एक बार समझ चुके होते हैं। जो बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है, वो आपके पास हो चुका होता है। फिर भी इतने सारे राइटर्स हो जाते हैं, इतने सारे उनके वर्क्स हो जाते हैं कि वो इधर-उधर हो जाते हैं, है ना? तो मेरी ये कोशिश है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम हैं, जो सीधे-सीधे मुझे लगते हैं परीक्षा में पूछे जाने चाहिए, और आरपीएससी का जो ट्रेंड रहा है लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछने का, उस ट्रेंड पे फोकस करते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है? तो आई होप आप इन सेशंस को काफी एंजॉय करेंगे। और मान लीजिए, मैंने 5 अलग-अलग पीरियड्स के ऊपर बेस्ड 30 क्वेश्चंस की 5 क्लासेस डाली, तो कम से कम आपके 150-200 क्वेश्चंस तो सीधे-सीधे तैयार हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब मैं क्लास फिनिश अप कर लूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको आते थे। आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आप बहुत कंफर्टेबल वे में सॉल्व कर पाते थे। फिर नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन कर पाए, उनके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो देखते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, इस बार हमने चुना है रेनेसांस पीरियड। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मेटाफिजिकल पॉइंट? निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम मेटाफिजिकल पॉइंट के रूप में कंसीडर नहीं करते? सीधा सा मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जॉन डन हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, एंड्रू मार्वेल हैं, हेनरी वॉन हैं, जॉन क्लीवलैंड हैं। ऐसे नाम आपको जरूर, जैसे जॉन सकलिंग हैं, ऐसे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है? तो देखते हैं। देखो, एंड्रू मार्वेल डेफिनेटली हैं, हेनरी वॉन है, टॉमस ग्रे नहीं है भैया जी। टॉमस ग्रे कैसा पोइट है? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं और ट्रांजिशनल पोइट हैं, है ना? इनकी भाषा, इनकी लिखने की स्टाइल देखें तो क्लासिकल रूल्स को ये एडियर करते थे। तो एक तरह से न्यू क्लासिकल वे था इनकी राइटिंग का। लेकिन इनकी पोइट्री की थीम देखें, मेलनकलिक टोन है, डेथ और मॉर्टेलिटी सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट्स पे इन्होंने कंसंट्रेट किया है, कॉमन मैन की बात की है, फेट ऑफ ह्यूमैनिटी की बात की है ना? और जो देहात, गांव देहात का, कंट्री साइड की बातें की हैं। तो इनका जो पोएट्री का कंटेंट है, विषय वस्तु, वो तो आपको नजर आती है रोमांटिक जैसी। रोमांटिसिज्म झलकता है कंटेंट में, लेकिन इनकी जो लिखने की स्टाइल है वो आपको नियो क्लासिकल राइटर्स वाली लगेगी। तो ये ट्रांजिशनल, संक्रमण काल के पोइटर हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए नहीं जाने जाते। रिचर्ड क्रैशॉ जरूर मेटाफिजिकल पोइट की लिस्ट में आप नाम पढ़ते हो, सकलिंग हैं या क्लीवलैंड हैं, सॉरी। सबसे बड़ा नाम आप जानते हो जॉन डन का है या हेनरी वॉन का है। ऐसे नाम आप, जॉर्ज हर्बर्ट भी हैं। ये इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। अगला देखिए, विच रेनेसांस प्रोज वर्क इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स फॉर शेक्सपियर्स रोमन प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजरों में। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस हैं, उसके लिए कौन सा रेनेसांस प्रोज वर्क है वो काफी बड़ा सिग्निफिकेंट सोर्स रहा है? तो देखो, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, बिल्कुल कुछ ऐसी ट्रेजेडी हैं जिनका सोर्स ये रहा है, लेकिन वो रोमन प्लेस का नहीं रहा। ये देखो, प्लूटार्क्स लाइव्स, ये इंपॉर्टेंट
ये करेक्ट आंसर है। ये इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया है प्लूटार्क्स लाइफ लेटिन से, वो बहुत बड़ा सोर्स रहा है। द लाइफ ऑफ किंग्स है, इफ नहीं आएगा, द लाइफ ऑफ किंग्स। ये कोई ऐसे मुझे रचना कोई प्रचलित मालूम होती नहीं है, और इसको भी थोड़ा सुधार देते हैं। और थॉमस मूर्स यूटोपिया ये भी नहीं है, शेक्सपियर के लिए कोई सोर्स नहीं रहा ऐसा। ओके, तो प्लूटार्क्स लाइफ आप याद रखिएगा, शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस है उनके लिए बहुत बड़ा लिखने के लिए सिग्निफिकेंट सोर्स रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखिए, विच रेनेसांस प्लेराइट इज नोन फॉर द ट्रेजेडीज द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर है नहीं, जॉन वेबस्टर डेफिनेटली हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव नहीं हैं, और थॉमस डैकर भी नहीं है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल किसने लिखा है? जॉन वेबस्टर ने लिखे हैं। ठीक है, दोनों ट्रेजेडीज हैं। अगला देखिए, विच लिटरेरी टेक्निक became prominent in Renaissance drama। तो रेनेसांस ड्रामा में आपको पता है कौन सी लिटरेरी टेक्निक बहुत ज्यादा एक तरह से प्रोमिनेंट हो गई? सटायर। सटायर तो खुद एक रचना होती है पूरी, वो प्लेस में कैसा आएगा? प्ले सटायरिकल हो सकता पूरा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, नॉवेल्स में जो यूज होती है, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह ये लोग यूज करते थे। सोलिलक्वी जरूर इसका करेक्ट आंसर है। सोलिलक्वी जो कैरेक्टर्स अपने आप से जो बातें करता है ना, असाइड से थोड़ा डिफरेंट है। असाइड में वो एक तरफ जाके बात करता है, तो अपने जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स या इनर जो साइकोलॉजी है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए वो अपने आप से बात करता है। सोलो मीन्स होता है सिंगल, और लक्वी मीन्स बातचीत, खुद से बातचीत। वो टेक्निक्स आप शेक्सपियरियन ड्रामाज, क्रिस्टोफर मार्लोव के ड्रामाज में अक्सर देखते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। गोथिक एलिमेंट्स तो नोवेल से रिलेटेड होता है, तो करेक्ट आंसर सोलिलक्वी होगा। अगला, विच राइटर इज नोन फॉर एसेज ड्यूरिंग द रेनेसांस। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब रेनेसांस काल में फ्रांसिस बैकन ही एकमात्र पॉपुलर ऐसे राइटर रहे हैं या एसेइस्ट रहे हैं। आप जानते हैं कि इन्हें अपन फादर ऑफ इंग्लिश एसेज पुकारते हैं, और मॉन्टेन जो हैं फ्रेंच राइटर हैं वो फादर ऑफ एसेज पुकारे जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रांसिस बैकन। एडमंड स्पेंसर नहीं, कभी ये कोई एसेज थे नहीं। क्रिस्टोफर मार्लोव को भी हम प्लेराइट के रूप में जानते हैं, और जॉर्ज हर्बर्ट रिलीजियस किस्म के मेटाफिजिकल पोएट थे जो रिलीजन पे केंद्रित थे। तो जॉर्ज हर्बर्ट का जब भी नाम आए तो रिलीजियस पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, अगला देखिए, हु इज नोन एज द पोइट्स पोइट या द पोइट ऑफ पोइट्स, ऐसे भी दे सकते हैं, ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस। तो इंग्लिश रेनेसांस के पोइट्स पोइट एडमंड स्पेंसर को माना जाता है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, और आप लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन है तो भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जॉन मिल्टन तो क्या है, द लास्ट ग्रेटेस्ट रेनेसांस पोइट के रूप में जॉन मिल्टन को हम देखते हैं। ठीक है, प्यूरिटन पोइट थे। विलियम शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, और एलिजाबेथन एज को अपन द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर के रूप में भी जानते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मैंने आपको बताया कि मेटाफिजिकल पोइट थे, रिलीजियस पोइट्री के लिए फेमस थे। द रेन ऑफ विच मॉनर्क इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। कौन से मॉनर्क सम्राट की एज को हम लोग रेन मानते हैं, साम्राज्य मानते हैं? किस मॉनर्क के साम्राज्य को हम मानते हैं टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा? मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया। तो एलिजाबेथ द फर्स्ट का जो काल है, इसमें सबसे ज्यादा ड्रामा फ्लॉरिश हुआ था। बेन जॉनसन जैसे ड्रामेटिस्ट, क्रिस्टोफर मार्लोव जैसे ड्रामेटिस्ट, और सबसे बड़ा नाम ऑफ कोर्स
विलियम शेक्सपियर जैसे ड्रामेटिस्ट इसी कालखंड में बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हुए थे। तो करेक्ट आंसर इसमें एलिजाबेथ द फर्स्ट होगा, इसमें कोई डाउट की गुंजाइश है नहीं। कैरोलाइन एज तो हैं, वो डार्क लिटरेचर के लिए जानी जाती हैं। जेम्स द फर्स्ट जैकोबियन जो एज है वो डार्क लिटरेचर के लिए जानी जाती हैं। और जो कैरोलाइन या कैरोलिन एज है वो आपके जो चार्ल्स द फर्स्ट का रेन था। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर एलिजाबेथ द फर्स्ट होगा। विच लिटरेरी फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश पोएट्री बाय सर टॉमस वायट? कौन से लिटरेरी फॉर्म को इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया टॉमस वाइट ने? बहुत आसान क्वेश्चन है। सोनेट को किया, तो बैलेड है नहीं, राइम रॉयल है नहीं, हेरोइक कपलेट है नहीं, करेक्ट आंसर होगा द सोनेट। इसी को इन्हीं को क्रेडिट जाता है इंग्लिश सोनेट्स डेवलप करने का, अर्ल ऑफ सरे और टॉमस वाइट को। ओके, द स्पेंसरियन स्टेंजा यूज्ड इन द फेरी क्वीन स्पेंसर ने लिखी है, उसमें जो स्पेंसरियन स्टेंजा फॉर्म जो मानते हैं वो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स, कितनी लाइन का? बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 लाइन्स का होता है, 8 लाइन्स तो होती हैं, 8 लाइन्स तो होती है आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, और जो 9th लाइन होती है 1 लाइन, इसमें ऐड की जाती है 8 + 1, वो एलेक्जेंड्राइन होती है। इसमें क्या होता है देखो, आयम्बिक पेंटामीटर में तो 10 सिलेबल्स होते हैं, जानते हो, 5 फीट 10 सिलेबल्स है ना, और इसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। कितने सिलेबल्स होते हैं? 12 सिलेबल्स होते हैं एलेक्जेंड्राइन में। ठीक है, और आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 फीट बनते हैं, इसमें 6 फीट बनते हैं 12 सिलेबल्स के। तो ये नमी लाइन जो है, तो टोटल कितने हो गए? 8 + 1 बराबर इज इक्वल टू 9। ये 9 लाइन्स की होती है, तो करेक्ट आंसर यहां पे 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच प्ले इज ऑफन साइटेड, कौन से नाटक को अक्सर बताया जाता है एज द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर? तो याद रखिए, द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है उसे हम लोग पहला रिवेंज ट्रेजेडी के रूप में देखते हैं। टॉमस किड ने लिखा है। किसने लिखा है? टॉमस किड ने लिखा है। ठीक है, तो स्पेनिश ट्रेजेडी इन्होंने लिखा है, और स्पेनिश ट्रेजेडी को पहला रिवेंज ट्रेजेडी का एग्जाम्पल माना जाता है। ओके, विच लिटरेरी जॉनर emphasizing individualism and emotion was widely adopted in Renaissance poetry? कौन से लिटरेरी जॉनरा को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया? क्या एम्फेसाइज करने के लिए? इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिनिष्ठता को, और इमोशन यानी रोमांटिक फीचर दोनों। उसके लिए कौन से जॉनर को अडॉप्ट कर लिया गया रेनेसांस काल में? तो रेनेसांस काल में ज्यादातर आपको पता है सोनेट सीक्वेंसेस लिखे गए। तो सोनेट क्या है? इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है। आप चाहे शेक्सपियर का सोनेट देखें, मिल्टन का देखें, स्पेंसर का देखें, ये सारे इंडिविजुअलिज्म और इमोशन पे केंद्रित है। तो सोनेट जो है उसे अडॉप्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला देखिए, द रेनेसांस विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन विच एरिया? कौन से एरिया में रेनेसांस ने एक पतन या गिरावट को विटनेस किया? तो साइंटिफिक थॉट, रेनेसांस लोगों की स्पिरिट थी, बिल्कुल। सेक्युलर थीम्स थी, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए, मेडिवल स्कॉलास्टिसिज्म, ये जो मेडिवल स्कॉलास्टिसिज्म था, ये मध्ययुगीन वैचारिक विचारधारा थी, मध्ययुगीन फिलॉसफी थी। कॉन्वेंशंस, फिलॉसफी, उसको कहते हैं स्कॉलास्टिसिज्म। तो ये बिल्कुल डिक्लाइन इसका हुआ।
क्योंकि इसके अगेंस्ट रिएक्शन में था रनेशंस। भाई मेडिवल एजेस के बाद का एज ही क्या है? रनेशंस है। तो जो मेडिवल स्कॉलास्टिसिज्म था वो बिल्कुल इसके उसमें गिरावट आई, और आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन तो हुआ, नए नए इन्वेंशंस हुए सब तरह में, कला में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विच वर्क बाय एडमंड स्पेंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैस्टोरल पोएट्री। पैस्टोरल पोएट्री का एग्जाम्पल तो देखो, एपिथेलेमियन भी स्पेंसर का है, ठीक है। एमोरिटी भी स्पेंसर का है। द शेपर्ड्स कैलेंडर ये भी क्या है? स्पेंसर का ही है। यहां मुझे लगता है एपोस्ट्रोफी मिसिंग है। और प्रोथेलेमेनियन भी स्पेंसर का है, ठीक है। तो रचनाएं चारों स्पेंसर की हैं। इसमें सीधा सीधा देखो पेस्टोरल पोएट्री कहां जाएगी, आप नाम से ही पकड़ सकते हो, शेपर्ड्स कैलेंडर में जाएगी, क्लियर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नाम से देखें तो इन वर्क्स के नाम को एनालाइज करें तो भी हम इस आंसर पे आराम से पहुंच सकते हैं। ओके, एमोरेटी तो उनका क्या है? सोनेट साइकिल है, सोनेट सीक्वेंस है, सॉरी। हु इज ऑफन साइटेड एज द चाइल्ड ऑफ द रेनेशंस इन इंग्लिश ड्रामा? स्पेशली ड्रामा की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिस्टोफर मार्लो, इसका जरूर आप आंसर याद रखिएगा। क्रिस्टोफर मार्लो को अपन द चाइल्ड ऑफ द रेनेशंस इन इंग्लिश ड्रामा के रूप में मानते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, हु रॉट द सेमिनल वर्क? सेमिनल मतलब आधारभूत कार्य, महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य को अपन क्या कहते हैं? सेमिनल वर्क कहते हैं। द डिफेंस ऑफ पाउजी, पोएट्री के लिए वर्ड है पाउजी। तो द डिफेंस ऑफ पाउजी किसने लिखा? फिलिप सिडनी ने लिखा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फैक्चुअल है, याद रखना पड़ता है। बेन जॉनसन ने नहीं लिखा, फ्रांसिस बैकन ने तो बेचारे के पोइट्री में कोई टांग ही नहीं अड़ाई। जॉन मिल्टन ने ज़्यादातर क्रिटिसिज्म लिखा ही नहीं है, यही अच्छे क्रिटिक रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है द डिफेंस ऑफ पाउजी, ठीक है ना। क्रिटिक में नाम आपके बहुत गिने चुने सामने आ जाते हैं अपना, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं फिलिप सिडनी की, तो ये अपने क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अपन बात करते हैं, मान लो मॉडर्न इरा में ये आप कह दो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं, बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। तो क्रिटिक्स कौन कौन रहे, क्रिटिकल वर्क्स किन के फेमस रहे, वो आपको अच्छी तरह से याद करने होते हैं, ठीक है। द किंग जेम्स बाइबल, जिसे अपन ऑथोराइज्ड वर्शन भी कहते हैं, वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1611 में। भूलना नहीं डेट, एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। द किंग जेम्स बाइबल ऑथोराइज्ड वर्शन वॉज पब्लिश्ड इन 1611, ठीक है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला, आप जानते हो फिलिप सिडनी का सोनेट सीक्वेंस है ये। अच्छा, मैंने आंसर दे दिया, माफ करना। ये किसका एग्जाम्पल है? अब ये पूछ लेते हैं कि इसमें कितनी सोनेट्स थी, है ना। तो याद रखना 108 सोनेट्स थी। एस्ट्रोफल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी। एपिक पोइम है नहीं, एलेजी बिल्कुल नहीं है, ट्रेजेडी तो कह रहे ही नहीं भाई, पोएट्री है ना। अगला देखें, Who wrote the revenge tragedy titled The Spanish Tragedy? टॉमस किड, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टॉमस किड ने लिखी स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडी का उदाहरण है। द प्यूरिटन क्लोजर ऑफ इंग्लिश थिएटर्स अकर्ड इन विच ईयर? तो जो इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था फर्स्ट, उसके तुरंत बाद क्या एज ए रिजल्ट जो थिएटर्स थे उनको क्लोज डाउन कर दिया गया था। अरे कब किया गया था? 1642 में। और वापस रीओपन कब किया गया था? जो कॉमनवेल्थ का जो टेन्योर था या पीरियड था, जो प्यूरिटन इंटेग्रम था, वो हटते ही 1660 में वापस बैन वापस ले लिया गया था, वापस रीओपन कर दिए गए थे। 1642 भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सारे थिएटर्स क्लोज डाउन कर दिए गए थे सिविल वॉर के जस्ट शुरू होते ही,
उसके बाद व्हाट इज द टर्म फॉर द रेनेशंस पोएटिक डिवाइस ऑफ जॉइनिंग वास्टली डिफरेंट आइडियाज थ्रू एन एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मेटाफिजिकल पोएट्री की बात हो रही है, और करेक्ट आंसर होगा कंसीट। अब देखो कंसीट है क्या? जॉइनिंग, जोड़ना वास्टली डिफरेंट आइडियाज को एन एक्सटेंडेड मेटाफर के साथ, पूरी पोइम में दौड़ता जाए इतना लंबा एक मेटाफर कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन बिटवीन टू वास्टली डिफरेंट थिंग्स। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री का प्राइम फीचर था जिसे अपन कंसीट कहते हैं। ओके, आयरनी है नहीं, सटायर है नहीं, और हाइपरबोली भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसका मतलब 3 तो करेक्टली मैच्ड हैं दोस्तों। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया 9 लाइन्स के, 9 लाइन्स के। उसके बाद फ्रांसिस बैकन का एसेज है ये पॉपुलर, उन्होंने 3 बार अलग अलग एडिशन में पब्लिश करवाए थे, है ना। उसके बाद जॉन लिली का यूफ्यूज है, और टॉमस किड का, ये जॉन लिली का ये यूफ्यूज में इन्हीं का देन है, जॉन लिली का। टॉमस किड का गलत है, वॉलपॉन से नहीं जोड़ना है। वॉलपॉन किसका है? बेन जॉनसन का भैया जी। तो टॉमस किड वाला ये पैर बिल्कुल गलत है, ये आपस में मैच नहीं करता, रॉन्ग वाला ही हमसे पूछा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा का स्ट्रक्चर निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है? 3 क्वार्टरिन्स एंड ए कापलेट, बिल्कुल गलत बात है, ये तो शेक्सपियरियन सोनेट वाला फीचर हो गया। 3 क्वार्टरिन्स एंड ए कापलेट। 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस फॉलोड बाय एन एलेक्जेंड्राइन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 8 आयम्बिक पेंटामीटर वाली लाइन 10 सिलेबल्स की, और एक आपके एलेक्जेंड्राइन 12 सिलेबल्स की, 6 पैर्स की। ओके, तो ये हेक्सामीटर वाली बात है, पेंटामीटर हेक्सामीटर, वो हेक्सामीटर वाली बात है। इंग्लिश में उसे, इंग्लिश पोएट्री में हेक्सामीटर कहेंगे एलेक्जेंड्राइन को। 10 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, 10 लाइन्स होती नहीं है। 6 लाइन्स विद ए बी सी सी, 6 लाइन्स ही नहीं होती तो आगे राइम स्कीम पढ़ने का मतलब ही नहीं है। पहला चीज स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, विच रेनेशंस टेक्स्ट प्रेजेंट्स एन आइडियल कॉमनवेल्थ एंड क्रिटिक्स कंटेम्पररी यूरोपियन सोसाइटी। कौन सा रेनेसेंस टेक्स्ट है जो प्रस्तुत करता है एक आदर्श कॉमनवेल्थ वाले पीरियड को या सोसाइटी को, एंड क्रिटिक्स आलोचना करता है कंटेम्पररी यूरोपियन सोसाइटी, जो समकालिक। तो टॉमस मूर का यूटोपिया यही काम करता है। कब लिखा गया था? 1516 में, और लेटिन में लिखा गया था। तो टॉमस मोर का यूटोपिया जरूर आपको याद रखना है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी नहीं होगा, आर्केडिया नहीं होगा, द स्कूल ऑफ एब्यूज नहीं होगा। करेक्ट आंसर टॉमस मोर का यूटोपिया होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज जनरली रिगार्डेड एज इज लास्ट सोलो ऑथर्ड वर्क। को ऑथर्ड नहीं पूछा है, अकेला जो उन्होंने लिखा है, लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर होगा द टेम्पेस्ट, ये सही आंसर है। हेनरी एट्थ नहीं होगा, द विंटर्स टेल नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा सिम्बलीन। इसको सिम्बलाइन नहीं पढ़ते हैं, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है सिम्बलीन। ठीक है, ये है तो शेक्सपियर का ही, लेकिन लास्ट वर्क नहीं है। उसके बाद, हु ट्रांसलेटेड Plutarch's Lives, a work that significantly influenced Shakespeare's Roman plays। पहले भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन, लेकिन अब की बार उसमें ये पूछा था कि शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस थे वो किस वर्क से इंस्पायर्ड थे।
अब की बार पूछा है और हमने आंसर उस समय दिया था प्लूटार्क्स लाइव्स। अब पूछा है ट्रांसलेट किसने किया इंग्लिश में, तो देखो जॉर्ज चैपमैन ने नहीं किया। इस फैक्चुअल क्वेश्चन है, टॉमस नॉर्थ ने किया था, ये आपको याद रखना है। जॉर्ज चैपमैन नहीं होगा, जॉन फ्लोरियो भी नहीं होगा, विलियम टिंडेल भी नहीं होगा, टॉमस नॉर्थ याद रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद विच रेनेसांस प्लेराइट इज बेस्ट नोन फॉर द यूज ऑफ माइटी लाइन्स इन ब्लैंक वर्ड्स। माइटी लाइन्स इन ब्लैंक वर्ड्स नाम आते हैं आपके दिमाग में, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को माइटी लाइन्स माना है और अपने प्लेस में अक्सर ब्लैंक वर्ड्स का यूज किए थे। अनराइम्ड लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। और फ्री वर्ड्स, न तो राइम स्कीम न कोई मीटर, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। ओके, और ब्लैंक वर्ड्स मीटर हैं बट नो राइम स्कीम। अनराइम्ड लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर आर कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। ओके, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको बहुत बड़ा माइटी लाइन माना है प्लेस लिखने के लिए। टॉमस डेकर नहीं है, जॉन बैप्स्टर नहीं है, बेन जॉनसन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, which of the following dramatists is most closely associated with the city comedy? सिटी कॉमेडी से जुड़े मिडल्टन थे, तो जॉन वेबस्टर नहीं, टॉमस मिडल्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्रिस्टोफर मार्लोव नहीं और जॉर्ज पील भी नहीं। किधर आया था बताओ जॉर्ज पील? क्रिस्टोफर मार्लोव, जॉर्ज पील, है ना, टॉमस किड, ये नाम कहाँ पढ़ते हो आप? यूनिवर्सिटी विट्स में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो जॉर्ज पील उसी में था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन डन? द कैनोनाइजेशन, जॉन डन की ही रचना। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसमें वो टू जो लैक्स होते हैं कंपास से, उससे दो लवर्स को कंपेयर करता है, उसके लिए फेमस है ये पाम। द फ्ली, जॉन डन की ही है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, किसकी है बताओ? कमेंट बॉक्स में डालना, इंपॉर्टेंट है ये भी। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस किसकी है? फाइन, बहुत पॉपुलर रचना है, बहुत सामान्य है। कमेंट बॉक्स में डाल देना करेक्ट आंसर ये किसकी है, देखता हूं, है ना। उसके बाद द एरोपिजिटिका, बहुत फेमस स्पीच थी जॉन मिल्टन की, जानते ही होंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस को एडवोकेट करती हुई, उसकी एडवोकेसी करती हुई, है ना। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्पीच थी जॉन मिल्टन की। अरे यार, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी सेमिनल वर्क है, एक आधारभूत बेसिक वर्क है। फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस was written by, actually it was delivered as a speech in the parliament by John Milton, of course. Thomas Hobbes नहीं थे, Richard Hooker नहीं थे, Francis Bacon नहीं थे। Okay, here is the next one for you and the last one also. The sonnet sequences, assertion है, the sonnet sequences of the Elizabethan age primarily explore themes of unrequited love and the passes of time. सोनेट सीक्वेंसेस जो थी एलिजाबेथन एज की, वो मुख्य रूप से एक्सप्लोर करती थी अनरिक्विटेड लव, जो प्यार जिसे स्वीकार नहीं किया गया, एंड पेसेस ऑफ टाइम। बिल्कुल बात सही है, 100% करेक्ट बात है। और रीजन क्या है कि पोइट्स लाइक सर फिलिप सिडनी एंड विलियम शेक्सपियर adapted the Petrarchan tradition to English poetic conventions। जो सर फिलिप सिडनी जैसे पोइट्स हैं, विलियम शेक्सपियर जैसे पोइट्स हैं, इन्होंने अडेप्ट किया पेट्रार्कन ट्रेडिशन को टू इंग्लिश पोएटिक कन्वेंशंस। बिल्कुल गलत बात है ये। एक्चुअली शेक्सपियर ने तो खुद का ही अपना शेक्सपियरियन सॉनेट अपन पढ़ते ही हैं, राइम स्कीम वगैरह पूरा उसका स्ट्रक्चर ही बदल दिया। तो पेट्रार्क वाले पैटर्न पे तो ये चले ही नहीं थे, तो रीजन बिल्कुल गलत प्रस्तुत किया गया है। तो यहां पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये करेक्ट आंसर होगा।
इज दैट क्लियर? मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चंस को एंजॉय किए होंगे और कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर डालना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस को सही आंसर करते, ताकि मैं थोड़ा आपको आपके नॉलेज का भी एनालिसिस प्रॉपरली कर सकूं। और अगर आपको इस क्लास में जो हमने 30 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, अगर आपको उनको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव भी करना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एकेडमिक इंग्लिश जोन नाम से, आप उसके टेलीग्राम चैनल पे ये 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच।